आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात पर। मैं हूं आपके साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक, मौसम से लेकर विकास तक और सोशल मीडिया पर वायरल खबरों तक। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और अहम खबर है, यूपी में ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दिखाई गई। यह आयोग यूपी में पिछड़ों का रैपिड सर्वे करेगा, जिसके बाद सीटों का आरक्षण तय कर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सामान्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मूल 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था। सरकार ने इसका कार्यकाल बढ़ाकर अक्टूबर 2026 तक जरूर किया था, लेकिन कानूनी तौर पर इसके पास समर्पित आयोग के रूप में आरक्षण का सर्वे कराने का अधिकार नहीं था, जो कि अब पारित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट के बीच ईवीएम को लेकर एक बार फिर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। लखनऊ में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने पंचायत चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल का पुरजोर विरोध किया है। सुनील सिंह का साफ कहना है कि ईवीएम मशीन से पंचायत चुनाव में पारदर्शिता मुमकिन नहीं है। उन्होंने इसके लिए बकायदा पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के चुनावी नतीजों का हवाला भी दिया। लोकदल अध्यक्ष ने सीधे तौर पर मांग की है कि आगामी पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि मत पत्रों यानी बैलेट पेपर से कराई जाए। देखिए, ईवीएम की एक निविदा राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 मई को ये निकाला है और कंपनियों से आमंत्रित किया है कि 1,40,000 ईवीएम खरीदी जाएंगी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनता के टैक्स से पैसे से। जहां जनता के टैक्स का पैसा इतना ज्यादा आज पूरी के पूरी बर्बाद किया जा रहा है, तो आज देश का लोकतंत्र लूटने को, गांव में अपनी सरकार बेईमानी से बनाने को ईवीएम की खरीद फरोख्त राज्य सरकार कर रही है केंद्र सरकार के नियंत्रण में। क्योंकि पूरी के पूरी भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से ईवीएम पे तमाम तरह के सवाल उठते हैं और ईवीएम पे जनता का विश्वास भी नहीं है। तरह तरह का विपक्ष भले ही एक राज्य में जिता दिया जाता है चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक राज्य छोड़ दिया जाता है विपक्ष को, 1-2 राज्य, लेकिन अधिकांश राज्यों में आप रिजल्ट देखेंगे तो अप्रत्याशित दिखाई देंगे, जहां कहीं ना कहीं चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो अप्रत्याशित रिजल्ट मिलते हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण ईवीएम है। ईवीएम में फेरबदल बहुत आराम से संभव है। वोट आपको कुछ दिखाई देगा, पड़ेगा कुछ, थोड़ी देर बाद ट्रांसफर हो जाता है। और कभी वीवीपैट की सारी पर्चियां गिनने की जो मांग है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर नहीं करी। 5 वीवीपैट की पर्चियां एक विधानसभा में 5 जगह की गिनी जा सकती हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि पहले गिनी जाएंगी कि बाद में गिनी जाएंगी। चुनाव के बाद में पूरी काउंटिंग के बाद गिनी जाती हैं और अगर उन 5 की 5 में भी गड़बड़ पाई जाए तो भी चुनाव में कोई नतीजा नहीं पड़ेगा। आप 5 सीटों को वोट उनको माने जाएंगे लेकिन बाकी को नहीं माने जाएंगे। तो ईवीएम पूरी तरह से एक पूरा षड्यंत्र है और आज प्रदेश पे की गांव पंचायत पर कब्जा करने को हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से हमारी प्रदेश सरकार 1,40,000 ईवीएम खरीद रही है, ताकि प्रदेश की में ग्राम पंचायतों में इसको लगाया जा सके और इनके माध्यम से गांव लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पर कब्जा करा जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है, चुनाव को 26 मई से पहले कराना नहीं चाहती और अब ईवीएम लगाकर उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है और पूरी के पूरी तरह जहाँ गांव के लोग इसके खिलाफ है, जनता इसके खिलाफ है, आज छोटी इकाई पे ले जा रही है, जिसका परिणाम आने वाले समय में जनता देगी। जनता सड़कों पे उतरेगी, इन ईवीएम का विरोध पूरे प्रदेश में होगा। अगर ये जनता के पैसे से खरीदी जाएंगी तो ये बर्बाद होंगी, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए लोकतंत्र और लोकदल मांग करता है कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। पहले ही आपके विधानसभा और संसद की आवाज उठती है बैलेट पेपर से, अब आप ईवीएम का इस्तेमाल ज्ञानेश कुमार जैसे लोग वहां लूट रहे हैं लोकतंत्र को, यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग लूटेगा और इसके पूरे का पूरा लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए ईवीएम का ये जो हो रहा है ये बहुत वो है, उसकी विरोध हम लोग करते हैं। आगरा में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने राजकुमार भाटी पर एक बार फिर हमला बोला है। कहा, राजकुमार भाटी ने पहले ब्राह्मण समाज का और अब भारतीय नारी शक्ति का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश में ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
त्रिपाठी जैसे लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। जिस तरह की भाषा का ये विपक्ष प्रयोग कर रहा है महिलाओं के लिए, मुझे लगता है कि इनके घर में कोई माँ, बेटी, बहन, कोई भी महिला नाम की चीज़ नहीं है। ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और ये कुछ भी अनाप शनाप बकवास किए जा रहे हैं। या तो ये अपने घरों के एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं या इनको ये खुद को इस तरह के अनुभव है। मैं इनको कहती हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए और मैं महिला आयोग से भी नोटिस दूंगी और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनको कम से कम सद्बुद्धि दें कि जिस भारत में महिलाओं की पूजा की जाती है उसमें ये इस तरह की अनर्गल बातों का इस्तेमाल करते हैं। आगरा से एक दुखद खबर सामने आ रही है। पानी में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिवार के साथ वाटर पार्क गया था मासूम। 1 घंटे के बाद बच्चे का शव वाटर पार्क के पूल में तैरता हुआ मिला। मौके पर थाना पुलिस पहुंची थी। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगरा की रबाली क्षेत्र के देवतिया वाटर पार्क का है पूरा मामला। आगरा में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्या मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या आरोपी अमूल राव वानखेड़े को गिरफ्तार किया है। मृतक सोनू को हत्या आरोपी अमूल राव की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है। इसी को लेकर सोनू को शराब पिलाकर अमूल राव ने सिर कुचलकर हत्या कर दी। हत्या कर अमूल राव भी परिजनों के साथ सोनू की तलाश में जुटा हुआ था। क्या मामला ये दिनांक 17/5/26 की सुबह पालीवाल पार्क के पास एक शव की मिलने की सूचना थाना हरिपर्वत तक प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल SHO हरिपर्वत और ACP हरिपर्वत के द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया था। शव को तुरंत मोर्चरी भेजा गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी। शव की शिनाख्त कराई गई तो उसमें जो मृतक है उसकी सोनू नामक व्यक्ति के रूप में शिनाख्त हुई, जो विजयनगर थाना हरिपर्वत का रहने वाला है। शाम को मृतक की माता की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 141/26 103 DNS पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण के लिए थाना हरिपर्वत की टीम के द्वारा जो है प्रयास किया गया और 24 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण किया गया। अभियुक्त अमूल राव वानखेड़े की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जो कि मृतक का दोस्त है। घटना के कारण के बारे में जानकारी की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त के द्वारा जो है मृतक के द्वारा अभियुक्त की पत्नी से अवैध संबंध बनाने की मांग की जा रही थी, जिससे कुपित होकर के शराब के नशे में अभियुक्त के द्वारा सोनू की हत्या कर दी। आगरा में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बॉलीवुड फिल्म तितली लाइव के गाने पर महंगाई डाइन खाए जाने पर कांग्रेसी हाथों में गैस सिलेंडर और गाड़ी खींचकर बढ़ती पेट्रोलियम की कीमत के खिलाफ आक्रोश जताया। रिक्शे पर सवार कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग की। सुभाष पार्क से आगरा कलेक्ट्रेट तक निकाली गई यात्रा में नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में देश को 72 साल पीछे कर दिया। हमारी माताएं बहनें एक बार फिर चूल्हे पे लकड़ी से रोटी बनाने को मजबूर हैं। गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, सोना चांदी खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया। मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी अपनी नाकामी को, जो 12 साल की नाकामी है, उसे देशभक्ति में बदलना चाहते हैं। मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी जी, अगर आप देश से 1% भी प्यार करते हैं तो पूरी देश की जनता चाहती है आप सिर्फ इस्तीफा दे दो। आपके इस्तीफा से ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, अमन और शांति रहेगी, आपस में भाईचारा रहेगा। आपने आसाम चुनाव में, आपने बंगाल चुनाव में अरबों रुपए शपथ में खर्च कर दिए और देश की जनता से कह रहे हो कि डीजल छोड़ दो, पेट्रोल छोड़ दो, खाना छोड़ दो। आपने इस देश को बर्बाद कर दिया। आप चाहते हैं देश में विदेश यात्रा अगर कोई करे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी करे। आपने जितना देश में एक साल में डीजल और पेट्रोल खर्च होता है उतना आपकी एक बार की हवाई यात्रा का खर्चा है। आज आपने किस तरह से विरोध जताया है इसका? आज रिक्शा चला के, गाड़ी खींच के हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, नरेंद्र मोदी इस देश को बचा लो और आप ही इस देश को बचा सकते हो। अगर इस देश से आप अपने पद से इस्तीफा दे दोगे, देश अपने आप बच जाएगा।
मानपुरी में विकास के नाम पर सरकारी धन की पूरी लूट का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ नगर पालिका प्रशासन की नाक के नीचे ठेकेदार अपनी मनमानी पर उतारू हैं और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का बंदर बांट किया जा रहा है। पूरा मामला शहर के सहसापुर इलाके का है, जहां नगर पालिका द्वारा एक नाले का निर्माण कराया जा रहा है। कागजों में और सरकारी मानकों के अनुसार इस नाले को 500 मीटर लंबा, करीब 1.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा बनना था, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ठेकेदार ने ऐसा खेल किया कि भारी भरकम बजट वाले इन नाले को महज एक छोटी सी नाली का रूप दे दिया गया है। हकीकत ये है कि नाला सिर्फ 1.5 से 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा ही बनाया जा रहा है। धांधली को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि नाले के निर्माण में बेहद घटिया दर्जे की सामग्री और कमजोर टोली की सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। कानपुर के चर्चित कंटे कांड को लेकर अब देश की सबसे बड़ी संस्थान नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी नोटो ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस पूरे रैकेट की जांच में अब नोटो की सीधी निगरानी में होगी। नोटो द्वारा किए गए एक के सवाल जवाब के बाद कानपुर के जिलाधिकारी ने बेहद हाई लेवल 5 सदस्यीय कमेटी बैठक का गठन कर दिया है। इस विशेष जांच कमेटी में डीसीपी पश्चिम, एडीएम फाइनेंस, सीएमओ कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और राजकीय मेडिकल कॉलेज कानपुर विभाग के प्रिंसिपल को शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि इस बड़े कदम के बाद अब किडनी कांड में असली आरोपियों और बड़े माफियाओं पर कानून का शिकंजा कसना तय है। दरअसल अब तक कयास लगाए जा रहे थे कुछ रसूखदार सफेदपोशों के संरक्षण के कारण पुलिस इन बड़े माफियाओं तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अब जांच का दायरा तेजी से बढ़ गया है। केशवपुर स्थित आहूजा हॉस्पिटल और कई बड़े निजी अस्पतालों की कड़ाई से जांच की जाएगी। आपको बता दें कि इस शर्मनाक कांड में अब तक डॉक्टर आहूजा और उनके पति समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं शहर के 1 दर्जन से ज्यादा बड़े डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शिया और सुन्नी दोनों चांद कमेटियों ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के त्योहार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। इस साल देश भर में बकरीद का त्योहार 28 मई को पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। दरअसल देश के सभी हिस्से में आज आसमान में जिल-हिज्ज का चांद नजर नहीं आया है। चांद दिखाई न देने की पुष्टि शिया और सुन्नी दोनों ही धर्मगुरुओं ने की है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना अली रशीद फरनी महली और शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी है। लखनऊ गोमती नगर एक्सप्रेस के एक स्लीपर कोच में एक महिला का कटा हुआ शव मिलने से पूरे रेलवे नहाने में और यात्रियों में हड़कंप मच गया है। हत्यारों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कर बैग में छुपा लिया था। पूरा मामला गोमती नगर एक्सप्रेस ये A1 कोच का है, जहां ट्रेन के पहुंचने के बाद सफाई कर्मचारी रूटीन सफाई कर रहे थे। इसी दौरान रेलवे स्टाफ को कोच के अंदर एक संदिग्ध लवारिस बैग और एक बॉक्स दिखाई दिया। जब कर्मचारियों ने शक होने पर उस बॉक्स को खोला तो उनके होश हुए। बॉक्स के अंदर एक महिला का सिर कटा हुआ धड़ रखा मिला, जबकि पास ही मिले दूसरे बैग को खोलने पर उसमें से महिला के कटे हुए हाथ और पैर बरामद हुए। शुरुआती जांच और शारीरिक बनावट को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि मृतका की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच में होगी। गोमती नगर एक्सप्रेस में मिले महिला के कटे हुए शव के मामले में अब पुलिस और जीआरपी की जांच बेहद तेज हो गई है। इस खौफनाक हत्याकांड को सुलझाने के लिए जीआरपी ने अब शव को ठिकाने लगाने यानी बॉडी डंपिंग के एंगल पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कहीं और की गई और फिर पहचान छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव के टुकड़े कर उसे ट्रेन में रख दिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए महिला के शरीर के टुकड़ों को पहले से ही बड़े बेरहमी से पॉलिथीन में पैक किया और फिर उसे बैग और बॉक्स के अंदर डाला ताकि किसी को भनक न लगे और बाहर न फैले। इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जीआरपी की कई टीमें इस वक्त एक्शन में है। ट्रेन जिस रूट से होकर गुजरी है उस रूट के करीब 20 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी फुटेज को संभाला जा रहा है। 15-114 जो कि छपरा से चलकर वाया गोरखपुर गोमती नगर तक आती है। इस ट्रेन के कोच S1 में एक बॉक्स और एक बैग रखा हुआ था जो कि स्लीपर कोच है
रूटीन चेकिंग के दौरान जब रेलवे स्टाफ को यह मिला तो उन्होंने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी और वहाँ से सूचना आरपीएफ जीआरपी को भी प्राप्त हुई, जिस पर चारबाग जीआरपी की पुलिस और हम सभी लोग मौके पर पहुँचे। कमिश्नरेट लखनऊ से फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया और बॉक्स को और बैग को खोला गया तो बॉक्स के अंदर एक डेड बॉडी जिसका केवल धड़ था, सर नहीं था, और हाथ पैर जो कि अलग पॉलीथीन में और बॉडी पॉलीथीन में पैक करके बॉक्स में थी। हाथ और पैक करके बैग में रखे हुए थे, जिसको यह एक महिला का शव है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के आसपास है, जिसे नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस में चूँकि 100 का सर नहीं था, इसलिए इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पहचान का प्रयास किया जा रहा है और घटना के संबंध में आवश्यक FIR चारबाग में जीआरपी चारबाग में दर्ज की जा रही है। घटना के खुलासे के लिए हमारी 3 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो घटना के खुलासे के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और इसमें यथाशीघ्र अनावरण करके नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई इसमें संपादित की जाएगी। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिन्होंने आज पूरे प्रदेश में हलचल मचाए रखी। उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, अपराध प्रशासन की कार्रवाई और राजनीति के गलियारों की हर हलचल को हम इसी तरह आप तक पूरी निष्पक्षता के साथ पहुंचाते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि प्रदेश की प्रगति की हर तस्वीर आप तक पहुंचाना है। खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।